नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करते हुए अलग अलग मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग पर एसआईआर के मुद्दे पर तीखे हमले भी कर रही है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालयों पर तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है और 4 मई के बाद चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा। इस बयान से ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं और इन सबके बीच एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने टीएमसी की राह को और मुश्किल कर दिया है। तो कैसे चुनाव से पहले चारों तरफ से ममता बनर्जी घिरी हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट की, कैसे ममता बनर्जी आज पूरी तरीके से फंसी है? देखिए, तो मुझे तो लग रहा था कि कोई फिल्मों में होता है ना, जो चाबुक मारा जाता है और सटाक सटाक की आवाज आती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसे ही चाबुक चलाया है टीएमसी के ऊपर। 2 मुद्दे थे, एक एसआईआर का और दूसरा मालदा का। एसआईआर के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मालदा के केस में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और जस्टिस बागची ने ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है, वहां की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासन, छलनी उड़ा दिया, जिसको कहते हैं चाबुक से। और ये कहा है कि डोंट फोर्स अस, यू नीड टू रिडीम योरसेल्फ। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन में कही गई बातें जो होती है ना, चीफ जस्टिस के मुख से कुछ चीज निकल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को जो है और मनोबल प्रदान करता है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों को बहुत पैम्परिंग हो गई आपकी। थोड़ा अपना सिक्योरिटी लेवल कम करो ताकि जनता की जान बचाई जा सके। इस तरह की बातें की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सबसे बड़ी चीज कि तुम्हारे पुलिस के ऊपर कोई हमें भरोसा ही नहीं है। ममता बनर्जी कम खतरनाक नहीं है, वहां की पुलिस वो कम। एनआईए जांच करवाया, इन लोगों ने पुलिस में एफआईआर कर लिया, पत्थरबाजी, घिराव, ये वो। तो एनआईए तो इन सब चीजों को जांच नहीं कर सकती, उसके पूरे कानून में ही नहीं है। तो ये मसला उठा सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी सेक्शन के अंदर हुआ हो, इट इज इमैटेरियल, इररिलेवेंट। इस केस से जुड़ा जितना एफआईआर है, सब कुछ वो एनआईए जांच करेगी, पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो आप समझ रहे कि क्या हुआ है आज ममता बनर्जी के गवर्नेंस के ऊपर। और वहां सारे कल्याण बनर्जी, कपिल सिब्बल, मनु सिंह सब लाइन से खड़े थे, मुंह से एक शब्द नहीं निकल सका इन लोगों का। तो ये कहानी है कि आपने पूरे के पूरे अच्छा, इसका असर क्या होगा मालूम? कि जितने सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस और सब फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के जितने लोग हैं, इस सब को अपनी अब नौकरी की चिंता बढ़ गई होगी कि जिस तरीके से वज्रपात सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है अगर आप टीएमसी के साथ नजर आए। सर, एसआईआर के मुद्दे पर भी आज कोर्ट में चर्चा हुई, उसमें क्या कुछ हुआ? देखिए, एसआईआर सबसे बड़ी समस्या ममता बनर्जी की बनी हुई है और इसलिए कपिल सिब्बल ने सारे मामलों से अपने आप को वापस कर लिया। और कपिल सिब्बल और दीवान ये दोनों लगे रहे कि किस तरीके से जो वोट कट रहे हैं 60 लाख में से, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है, जुडिशियल ऑफिसर जिस पर लगे हैं, और जो आगे ट्रिब्यूनल में मामला जाना है, ये तो पूरा मामला अटक जाएगा। ट्रिब्यूनल का फैसला इतनी आसानी से 2, 4, 10 दिन में तो आएगा नहीं। जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उसमें जिसके पास दस्तावेज पुख्ता नहीं है उसको तो वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है।
अब ये चैलेंज करेंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपको कोलकाता जाना पड़ेगा। अब कोलकाता जाने के लिए, मालदा से कोलकाता जाने के लिए ये लोग एक नया तरीका ढूंढ लिए कि नहीं, ये कोलकाता के अंदर अगर ट्रिब्यूनल में फैसले होंगे तो फिर मालदा से, मुर्शिदाबाद से लोग हर रोज कोलकाता नहीं जा सकते। इसलिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। इनका पूरा का पूरा फोकस इसी बात पर था कि किसी तरीके से जो ट्रिब्यूनल में गए हुए मामले हैं, यानी जो 60 लाख में से 20 लाख 15 लाख वोट कटेंगे, उन लोगों को इस बार कम से कम राहत दी जाए और इस बार के चुनाव में वोटिंग राइट दे दिया जाए। इसीलिए जस्टिस बागची ने कहा कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि आप बोल रहे हैं इंटरिम राहत इन लोगों को दिया जाए, यानी कि 2002 के मैपिंग में अगर किसी का नाम है तो वो वैलिड वोटर है कि नहीं। अगर आगे ट्रिब्यूनल में वो हार जाता है और ये अनवैलिड वोटर हो जाता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठेगा कि आपने इस आधार पर कैसे किसी को वोट देने का राइट दे दिया जो कि वोटर लिस्ट में रहने के लायक नहीं है, यानी कि वो भारत का नागरिक ही नहीं है, सिटीजन ही नहीं है, और ये इतने दिनों से अगर गलत तरीके से वोट दे रहा था, जब उसकी पहचान हुई तो पहचान के बाद भी वोटिंग राइट कैसे मिल जाता है। ये कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि राइट टू वोट का आधार है, इसलिए हम एक को भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन जस्टिस बागची और सीजेआई सूर्यकांत, ये दोनों ने एक ही बात को कहा कि ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। हां, ट्रिब्यूनल के लिए कमेटी बना दी जाएगी और ये चुनाव आयोग और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कहां कहां ट्रिब्यूनल के ऑफिस होने चाहिए। हम सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते कि उन लोगों का नाम फिर से वापस कर दिया जाए या फिर इस चुनाव में उनको वोट करने का राइट दे दिया जाए। यानी ममता बनर्जी के लिए परेशानी क्या है कि जितने वोट ये कट रहे हैं वो सब टीएमसी के वोटर हैं और टीएमसी के जितने वोट कट रहे हैं वही ममता बनर्जी को लिए लग रहा है कि 2-3% का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी अभी मुस्लिम बेल्ट में इतना आक्रामक है उसके पीछे का भी रीजन यही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ 24 परगना, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को अगर देख लिया जाए तो वहीं से 30 लाख के आसपास वोट कटे हैं और 30 लाख छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। इतने में तो 35-40 विधानसभा चुनाव ये ममता बनर्जी इसी फर्जी वोट के आधार पर जीत रही थी। तो इनको लग रहा है कि मेरे हाथों से लगभग 53 सीटें तो इस वोट के कटने से चली गई है और उसके बाद जो इसका असर होगा कि इन लोगों को वोटिंग राइट छीन लिया गया है, इतने लाख लोग घुसपैठिए करार दे दिए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा और उसके बाद आधार भी बढ़ेगा कि नहीं, इतने सालों से जो पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया वो अब होने वाला है अगर नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करते हैं तो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एसआईआर को लेकर जितने तर्क, जितने लॉजिक के दे सकते थे कि किसी तरह से वो वोटर हम बचा लें, वो तर्क इनके फेल हो गए। अब आगे ट्रिब्यूनल में जाओ, अगर तब तक फैसला नहीं आएगा तो फिर ये एक्स्ट्रा वोट जो हैं वो कट रहे हैं, वो वोटिंग राइट से वंचित रह जाएगा। सर, एसआईआर पर ममता बनर्जी को और क्या कुछ झटके लगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये लोग इस दुविधा में फंस गए कि क्या करें या ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी 60 लाख नाम थे जो डाउटफुल कैटेगरी में थे, 27 लाख नाम कट गए उसमें, पहले 58 लाख और ये 27 लाख। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि टेक्निकली इनको बार किसने किया है? जुडिशियल अधिकारियों ने किया है। अब जो आप अपील में जाओगे तो जुडिशियल अधिकारी के फैसले के अपील में जाओगे। ये 27 लाख में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम इलाकों में जो वोट कट रहा है, इसलिए परेशानी है। 11 लाख वोट कटा है अकेले अकेले मालदा के अंदर, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। आप इसमें फंसने जा रहे हो तो ये जो वोट दिलवाया जाए, वोट कैसे इसको कहते हैं कि जिनका नाम अभी डाउटफुल कैटेगरी में उनको वोट दिलवाया जाए, उससे बहुत सारा रास्ता जो उनका बन जाएगा, इस चक्कर में ये लोग फंसे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से, जैसे राजीव ने कहा कि भाई
ये लोग बैकआउट कर रहा है। बैकआउट क्यों कर रहे हैं? एक और टेक्निकलिटी समझ लीजिए, ये क्यों किस तरीके से बुरी तरीके से और फंस गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी अपना एक कानून है। आज 3 बजे तक आखिरी समय था, जो लिस्ट में नाम होगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको डेडलॉक पे लगा देगा। वो आज बॉर्डर लाइन 3 बजे तक का था। अब कहानी आगे बढ़ रही है, 3 बजे तक ये 27 लाख तो बाहर हो गए। अब आप अपील में जाएंगे या कुछ करेंगे? ये लोग बैकआउट इसलिए कर रहे हैं कि अब ज्यादा अगर आपने कुछ किया, क्योंकि बीच भी बातचीत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पॉइंट के ऊपर भी कह दिया कि फिर आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे थे कि कब ये होगा, कैसे होगा। इन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सर पर रख दिया। क्या वो तय करेंगे कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। बैकआउट इसलिए हो रहे हैं कि अगर अब आपने ये आर्गुमेंट दिया कि राइट टू वोट है और ये 27 लाख अपील्स, जो लोग भी अपील करने जाएंगे, इसमें तो कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का टाइम लगेगा। और अगर आपने उसके ऊपर ज्यादा प्रेस किया तो चीफ जस्टिस इस मूड में है कि वो कह देंगे जो ठीक है, फिर 4 महीने के बाद ही चुनाव करवाते हैं। जब इफ यू वांट कि ये सारा अपील जो है वो क्लियर हो जाए, तब उसके बाद ही करेंगे। और जब ये होगा तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 5 मई तक ये सरकार वैलिड है। उसके बाद ममता बनर्जी वहां पे चुनाव नहीं जीतती है तो सरकार नहीं रहेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में है। और इसीलिए ये जो 27 लाख वोट जो है ये तो गयो, 58 उधर, 27 इधर। ममता बनर्जी की यही सबसे बड़ी परेशानी है। सर, खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच मारधाड़ शुरू हो गई है। देखिए, टीएमसी की स्ट्रेटजी, ममता बनर्जी की रणनीति हर जगह से फेल होती जा रही है। अब लगने लगा चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ, उसके दफ्तरों पर हमला करो, उसके दफ्तर पर प्रोटेस्ट करो। ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब इसके कारण लगने लगा ये डर की राजनीति जो कर रहे थे उसमें तो हम फेल होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होते जा रही है। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराव नहीं होगा, अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं डराएंगे, तो फिर तो ये 8-10% वोट तो ममता बनर्जी का घटा है एसआईआर से। और भारतीय जनता पार्टी अगर 38% के बाद 2-3% भी एक्स्ट्रा वोट लाती है तो 42-43% वोट इसके पास ऐसे ही हो जाएगा। और ममता बनर्जी का वोट, जो बिना चुनाव के इफेक्ट के पहले की बात हो रही है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जो पिछली बार का वोट आधार था, जिसमें वो 215 सीटें जीत कर लेकर आई थी और 48% वोट लाई थी, उसमें से तो 10% के आसपास चुनाव आयोग ने खिसका दिया। और ऐसे में अगर वो अपने वोटर को इंटैक्ट नहीं रख पाती तो उसके बाद तो ये 35% के आसपास पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि डर की राजनीति जो चल रही थी पश्चिम बंगाल में, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट डराओ, उसके नेताओं को डराओ, धमकियां दो, चुनाव के कार्यालय पर हमले करो, ये एक रणनीति बनाई थी। लेकिन ममता बनर्जी शायद भूल गई हैं कि ये पहले 2011 के चुनाव में अलग स्थिति थी, 2021 के चुनाव में अलग स्थिति थी और 2026 के चुनाव में अलग स्थिति है। उस समय 2021 में चुनाव आयोग को यह नहीं लगा था कि वोटिंग से 1 महीना पहले से ही वहां सेंट्रल फोर्स की जरूरत होगी। ये वोटिंग डे के दिन सेंट्रल फोर्स चाहिए ताकि चुनाव बेहतर तरीके से करवाया जाए। और इस बार ये लग रहा है कि वोटिंग डे नहीं बल्कि 1 महीना पहले से प्रचार के समय ही सेंट्रल फोर्स की जरूरत है, क्योंकि बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं हो सकता। और इसलिए जो सेंट्रल फोर्स की नियुक्ति हुई है, इसके कारण चुनाव आयोग को एक आधार मिल गया कि बंगाल की पुलिस, उसके ऊपर के ऑब्जर्वर और सबके ऊपर कमांड के लिए चुनाव के अधिकारी, ये सारे मिलकर एक भी ऐसी घटना होती है तो उसमें 10-10 गिरफ्तारियां हो रही है। तो इसके बाद टीएमसी का मनोबल गिर रहा है कि अगर कहीं भी हंगामा करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। 24 परगना में एक पंचायत प्रधान है जो धमकी देते पकड़ा गया जेल के अंदर।
24 परगना के बाद ये कोलकाता में जो बेहाला में प्रदर्शन किया गया और उसमें तोड़फोड़ की गई 10 अंदर। तो ये जो एफआईआर दर्ज हो रहा है, जेल के अंदर जा रहे हैं, ये टीएमसी के मनोबल को ऐसा गिरा रहा है कि हो सकता है कुछ समय के अंदर ही ये वामपंथी पार्टियों वाला हाल इनका हो जाए। टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है इन एक्शन के कारण। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में तेज होते चुनावी घमासान ने न सिर्फ सियासी माहौल गरमा दिया है, बल्कि एसआईआर विवाद और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी है, जिससे निकलना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।